हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज है 49th चैप्टर। पिछले एनसीएससी से ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर हम पढ़ेंगे यहां पे नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, अनुसूचित जनजातियों के लिए। थोड़ा सा डिफरेंस है यहां पे, बस ये है कि हाँ, जहां हम पहले हमने बात करी अनुसूचित जातियों के बारे में, यहां हम बात करेंगे अनुसूचित जनजातियों के बारे में। अब क्या होगा, आपकी पहली पोस्टिंग 90% क्या होगा कि होगी रूरल एरियाज में। तो यहां पे जनरली आपका सामना होगा ऐसे लोगों से जो ज्यादा, जिसे कहते हैं आज की मॉडर्न वे ऑफ लाइफ से अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, या जुड़ने में उन्हें संकोच है, शाइनेस है। अब यहां पे क्या होगा कि आपके पास जिम्मेदारी आएगी कि इनको मॉडर्न वे ऑफ लिविंग दिलवाना, और साथ ही उसी उसी के साथ साथ इनका अपना परिवेश, इनका अपना रहन सहन वो भी बरकरार रहे। ये भी आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि भाई हॉस्पिटल खोलने हैं, ठीक है, हॉस्पिटल खोलना जरूरी है, पर ऐसा ना हो हॉस्पिटल खोलने के लिए हमने इनके जंगलों को काट दिया। क्योंकि क्या होगा ना, एसटीज जो होते हैं हमारे देश में 104 मिलियन की आबादी है 2011 के सेंसस के हिसाब से, 10 करोड़ से ज्यादा। अब क्या हो रहा है, ये 8.6 है हमारी पॉपुलेशन के उस समय के हिसाब से, आज से 12 साल पहले। आज पॉपुलेशन और बढ़ चुकी होगी, आने वाले समय में पॉपुलेशन और बढ़ेगी, और कुछ कुछ एरियाज पॉपुलेशन गिर भी रही है एसटीज की। ये भी एक प्रॉब्लम है। अब शुरू करते हैं अपनी कहानी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है आर्टिकल 338 ए। इसने ही कहा था कि पहले तो लेके आओ एक स्पेशल ऑफिसर। सॉरी, जब आर्टिकल 338 था उसने कहा था, हम अमेंडमेंट लेके आए, हमने कहा अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, एक एनसीएसटी के लिए सेपरेट हम एक कमीशन, ये पूरा बनेगा, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ताकत मिलेगी, सब कुछ होगा, और इस कमीशन के पास मैंडेट होगी। कमीशन बनने से पहले ही हमें यह जानना है कि एसटीज को हम आइडेंटिफाई कैसे करें। क्योंकि आपके सामने जब कुछ पॉइंट्स आएंगे कि अगर किसी एसटी कम्युनिटी ने अगर कुछ आपको रिप्रेजेंटेशन दिया है, आपको कुछ संज्ञान दिया है कि भाई हमारे यहां से पीसीएस ऑफिसर साहब या आईएएस ऑफिसर साहब, हमारे यहां से ये सारी प्रॉब्लम है, इनका निवारण कीजिए, तो पहले आप चेक कीजिएगा कि क्या ये हमारे स्टेट की एसटी की लिस्ट में आते हैं कि नहीं। और अगर किसी नए संप्रदाय को अगर एसटी में आना है तो उनके पास कुछ कंडीशंस होती हैं कि नहीं। तो ये वो कंडीशंस हैं। ये चंदा कमेटी ने, अशोक कुमार चंदा जी की कमेटी ने इस कमीशन इसको ढूंढा है कि क्या क्या 5 स्टैंडर्ड होने चाहिए कि नहीं, 5 टेस्ट होने चाहिए कुल मिला के। तो चंदा जी ने ये पता किया 1960 में, 1964 के अराउंड ये कमेटी बनी थी। 2 साल के अंदर इन्होंने रिपोर्ट दी। इन्होंने कहा अगर आपको किसी को एसटी ढूंढना है कि एसटी है कि नहीं, तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं। क्या क्या कि एक उनका स्पेशल, उनका अपना कल्चर होगा, यूनिक कल्चर होगा, उनका अपना परिवेश होगा, रहन सहन होगा, खान पान होगा, सब कुछ। क्या वो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है कि नहीं, ज्योग्राफिकली क्या ये बाकी आबादी से थोड़े इंसुलेटेड है कि नहीं, अलग है। जैसे अगर ये एक शहर जिला जो भी है, अब इसके अंदर ये पोर्शन है जो जंगल है या ऐसा रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया है, या बैरन लैंड है, कुछ भी हो सकता है। इसमें हो सकता है कुछ आबादी अंदर अंदर हो, ये बाकी मेन पॉपुलेशन से दूर है, अलग है, कटी हुई है। इसके अलावा क्या ये पिछड़े हैं कि नहीं प्रॉपरली, ये भी एक पैरामीटर है कि हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या ये इनके पास आज की जो सुख सुविधाएं हैं वो इनके पास कितनी पहुंच पाई हैं, बिजली, पानी, सड़कें, सारी चीजें। फिर कैरेक्टरिस्टिक इस ट्राइब की कितनी यूनिक है, इस ट्राइब का जो अपने फीचर है, जो इनका अपना पर्सनालिटी है, क्या वो नॉर्मल लोगों से मेल खा रही है, तो फिर क्यों इन्हें एसटी बोले अलग से। फिर क्या वो शाय है कि नहीं, ये एक सारे, जैसे कहते हैं हम, क्वांटिफाइबल पैरामीटर्स नहीं है, ये क्वालिटेटिव मेजर्स हैं, क्वालिटेटिव पैरामीटर्स हैं। ठीक है, आपको ये सब देख लिया, हमने पता कर लिया। अब ऐसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हां, अगर ये सारे पैरामीटर्स पे कोई संप्रदाय खरा उतर रहा है, देन ऑब्वियसली एंड पर्टिकुलरली उस ट्राइब को फिर अब घोषित किया जाए कि हां, ये भी एक शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में आने चाहिए। ठीक है, आए 2011 के हिसाब से हमने काउंटिंग भी कर ली कि ठीक है, सेंसस से पता चल गया हमको, ये ऐसी रिपोर्ट आ गई हमारे पास। अब क्या हुआ कि उससे पहले बात होती थी एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी ऐसे करके, जिसका अर्लियर नाम होता था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। दिस इज अ वेरी डेरोगेटरी वर्ड, दिस इज अ वेरी वेरी इंसल्टिंग वर्ड कि किसी को प्रिमिटिव बोलना। प्रिमिटिव होता है प्रिमिटिव कल्चर, यानी कि प्रिमिटिव होमो निएंडरथल्स, ये सारे प्रिमिटिव हमारे एंसेस्टर्स थे। तो ऐसा बोलना ये पुराना कॉलोनियल पास्ट भी रहा है, पुरानी सरकारों ने भी ऐसा बोला था। ये पहले सरकारों ने इसको क्लासिफिकेशन ऐसे कर रखा था कि हाँ, इसको हम ऐसे बोला करेंगे। हमने कहा जी नहीं, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये सरकारों ने बोल दिया। क्यों बोला था? ताकि हम इनको पहले आइडेंटिफाई करें, फिर
हम इनमें इंप्रूवमेंट लाएं, इनको इनेबल करें अपने आप से कि ये और इनकी कंडीशन अच्छी हो जाए, सब कुछ सारा डेवलपमेंट पहुंच पाए, ठीक है। पर दिस नोमेनक्लेचर, दिस ये जो आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है, ऐसे बोलना कि प्रिमिटिव बोलना, ये नहीं चलना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। अब यहां पे डेबर जी की कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी, यूएन डेबर जी ने दिया था, मैंने उनके बारे में आपको बताया भी है। ये बहुत बड़े पहले के टाइम में बहुत अच्छे स्टेट्समैन थे। ये एक्चुअली पॉलिटिशियन भी नहीं थे, ये थे स्टेट्समैन, महानायक। तो इन लोगों ने बोला कि ऐसा है अगर आपको किसी का भला करना है, किसी का अच्छा करना है, किसी के लिए डेवलपमेंट पहुंचवाना है, देन पहले आप उनको आइडेंटिफाई करो, उनकी प्रॉब्लम्स पता करो, उनकी सारी दिक्कतें जरूरतें उनको आइडेंटिफाई करो, देन पर्टिकुलरली फोकस के साथ उस पर काम करो, ठीक है। ये इन्होंने ढूंढ के बता दिया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इनइक्वालिटी तो है, साफ साफ है। 1970 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन होता है, तब हम देखते हैं कि अगर ये एक रफ इंडिया का मैप है, ये वाला, ठीक है, ये रहा मैप, मैंने ऐसे बनाया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट जो मिला है वो नॉर्थ इंडिया के इस रीजन को मिला है। पंजाब से लेके यूपी वेस्ट हो गया, इधर का रीजन हो गया, इनको मिल गया। बाकी सब जगह जो डेवलपमेंट की रेट है वो अनइक्वल है, वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाई है। ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ कुछ नुकसान आज पंजाब की जमीन भुगत भी रही है। क्या होता है पंजाब में, जब इतना ज्यादा फसल और इतना ज्यादा फर्टिलाइजेशन इतना ज्यादा वहां पे शुरू हो गया, तो सॉइल का क्वालिटी कम हो जाती है, सॉइल खारी होने लगती है, सब कुछ होता है। कई लोग पंजाब में जो हैं वो जानते भी होंगे, राजन ये बात जानते भी होंगे, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि अगर आप किसी ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहे हो, पहले देखो कि क्या वो प्री एग्रीकल्चरल सिस्टम था उनका एग्जिस्टेंस का, क्या उनका जो रहन सहन है, उनका जो परिवेश है, वो क्या प्री एग्रीकल्चर सिस्टम है। प्री एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर जब शुरू हुआ है उससे पहले क्या होते थे लोग, उससे पहले होते थे हंटर गैदरर होते थे। तो अगर ऐसा कुछ तरीका है उनका रहने का, या जैसे कहते हैं नोमैडिक ट्राइब्स हैं, आज यहां है कल कहीं और है, फिर उसके दिन भाई अगले दिन कहीं और है, क्या उनकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है कि नहीं, क्या वो आर्थिक रूप से अभी पिछड़े हैं कि नहीं, और उनका जीरो या नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है कि नहीं। किसी किसी ट्राइब में तो पॉपुलेशन ग्रो ही नहीं हो रही है, और ग्रो क्या हो रही है, नेगेटिव और जाती जा रही है, लोग घटते जा रहे हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे हम देखते हैं कई हम ऐसी ट्राइब्स में ज्यादा हम इंटरफियर नहीं करते हैं, क्योंकि वो समाज से कटे हुए रहे हैं। और हम अगर आज के लोग जाके वहां जाते हैं तो हो सकता है कहीं हम उनको कोई ऐसी अपनी आज की बीमारी ना दे दें। कई ट्राइब्स इस वजह से अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में खत्म हो गई, वाइप आउट हो गई, इसी वजह से, क्योंकि हमने उनके साथ इंटरमिंगल किया। वो अपने रहन सहन परिवेश के साथ थे, पर जैसे जैसे वहां मॉडर्नाइजेशन पहुंचा, उनके साथ अलग अलग प्रॉब्लम शुरू हो गई। मसाई ट्राइब अफ्रीका की, या ऑस्ट्रेलिया की, पापुआ न्यू गिनी की, इंडोनेशिया, कई सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जो वाइप आउट होने का कगार पे आ गई थी, क्योंकि पॉपुलेशन उनकी खत्म होती गई आज की बीमारियों की वजह से, जो उन्हें पहले नहीं होती थी, बाद में उन्हें शुरू हो गई। और क्या उनका लिटरेसी रेट बहुत कम है कि नहीं, पढ़े लिखे लोग वहां पे कम है कि नहीं। अब अगर किसी ट्राइब से अगर आपका वास्ता होता है सर्विस के दौरान, तो आप क्या करोगे एज एन ऑफिसर, आप वहां जाओगे और आप जाके अपने वहां पे बोलोगे कि मैं आपके अगर कोई लोकल लीडर हो, मुखिया हो, प्लीज आप मेरी बात करा दीजिए उनसे। मेरा ऐसा मत है कि जंगल जहां पे आप रह रहे हो, जहां पे भी जिस घाटी वादी में आप रह रहे हो, यहां पे हम चाह रहे हैं कि सड़क आ जाए, यहां पे हम चाह रहे हैं कि एक हॉस्पिटल आ जाए, यहां पे हम चाह रहे हैं टूरिज्म का अपना डेवलपमेंट शुरू हो जाए। फिर आप बोलोगे कि यहां अगर आपके कोई लोकल मुखिया हो, जो भाई जिनको आप बोल सको कि आपके लीडर हैं, या अपने या आपको जो आपके जो प्रतिनिधित्व कर पाए, मेरी उनसे बात करा दो। आप उनसे बात करोगे, फिर वो आपसे कहेंगे कि देखो साहब ऐसा है, हम पहली बात तो अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, साफ बात हो गई, हम अपनी जमीन से अलग नहीं होंगे, हम अपने जंगल से अलग नहीं होंगे, और हम यहां भले ही आप अपने काम कर लो, सब कुछ कर लो, पर हमें जिसे कहते हैं कि हमको डिस्प्लेस मत करना। फिर आप कहोगे सर मेरी बात सुनिएगा, अगर हम आपको डिस्प्लेस करते हैं, हम आपको मुआवजा भी देंगे, हम आपको नए घर देंगे, सब कुछ देंगे। वो लोग कहेंगे हमें नहीं चाहिए। दैट मीन्स कि उनको मॉडर्न वे ऑफ लाइफ ही नहीं चाहिए। अभी वहां पे लिटरेसी रेट इतनी अच्छी भी नहीं है कि लोग आजकल की तरह मॉडर्न होना शुरू हो जाएं, स्कूलों में कंपटीशन एग्जामों में तैयारी करना शुरू कर दें, यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दें। बहुत रेयर ऐसे चांस आपको देखेंगे ऐसे होते हुए, ठीक है। तो हमने बोला कि वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। वल्नरेबल मतलब इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी मतलब इनके पास वल्नरेबिलिटी है, कहीं वाइप आउट ना हो जाए, कहीं इनका रहन सहन, इनका कल्चर, इनका कई सारी हेरिटेज इनकी खत्म ही ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आप अगर एक ट्राइबल फैसिलिटी को देखोगे, ट्राइबल एरिया को देखोगे, तो वहां पे ना आप पाओगे कि
कुछ ऐसा बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है, कुछ बहुत ज्यादा धरोहर नहीं है उनके पास। उनकी धरोहर है उनके जंगल, उनकी जमीन, जहां पे वो लोग कहते हैं कि हमारे हमारे बुजुर्गों के हाड़ मांस इसमें गले हुए हैं, इस जमीन में है, हम इस जमीन को क्यों छोड़ें, हम नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं जो आपके मंदिर मस्जिद है ये सब होते रहे, हमारे जो जो हमारा पूजा स्थल है वो हमारा जंगल है, हमारा जंगल जैसा भी है, ये पेड़ है, ये हमारे लिए ईश्वर है। अब इनको आप कैसे अलग करोगे, तो ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है चलो, हमने ऐसे कर करके 75 पीवीटीजीज हमने आइडेंटिफाई कर लिए थे पहले से ही। ये सारे हैं स्टेट वाइज। ठीक है, तो इसमें हमारे लांजिया स्वराज हैं, इसमें हमारे तमिलनाडु के कटुनायकांस हैं, कोटास हैं, ये सारे के सारे हैं, कई सारे 75 हैं। ठीक है, फिर हम आगे गए, हमने कहा सर आए कहां से, क्या क्या हुआ है। तो 338 जब आर्टिकल था उसने पहले ही बोला था कि हम एक स्पेशल ऑफिसर की डिमांड करते हैं। भाई कहा संविधान ने स्पेशल ऑफिसर चाहिए जो एससीज के लिए हो, एसटीज के लिए हो, और एक और कम्युनिटी के लिए हो। कौन सी कम्युनिटी? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नहीं, इनके लिए नहीं, पर किसी और के लिए चाहिए, बताना कौन है। ठीक है, तो ऐसे इन कम्युनिटीज के लिए स्पेशल ऑफिसर हो जो इनके ग्रीवेंस, इनका सारा प्रॉब्लम, जरूरतें, दिक्कतें सुने समझे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, धीमे धीमे हमने बोला कि ये जो स्पेशल ऑफिसर होंगे हम इनको बोलेंगे कमिश्नर फॉर एससीज एंड एसटीज। ठीक है, और ये यही भूमिका निभाएंगे जो इनको सारी जिम्मेदारी दी जा रही है। फिर हम आगे गए 1990 में, हमने कहा हम इसको चेंज कर रहे हैं, हम एक सिंगल ऑफिसर से बढ़ा के इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाएंगे और एक एनसी एससी एसटी हो जाएगा, पूरा कमीशन हो जाएगा जो दोनों ग्रुप्स के लिए काम करेगा, एससीज के लिए भी, एसटीज के लिए भी। अब इसके बाद होता है बाइफर्केशन समय के साथ। ठीक है, फिर एससीज के लिए अलग हो जाएगा, एसटीज के लिए अलग हो जाएगा, ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था। अब हम आगे गए, हमने कहा क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये ज्योग्राफिकली की भी जो इनका भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अलग हैं, साथ ही इनका जो कल्चरल रहन सहन है, जो भी है, इनके सारी परंपराएं हैं, प्रतिष्ठाएं हैं, वो अलग हैं। ठीक है, एसटीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एससीज, और उनकी प्रॉब्लम, उनकी जिसे कहते हैं दिक्कतें, दे आर यूनिक टू देम, वो उन्हीं के लिए हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एससीज ऑल्सो। फिर 1999 में सेंटर में शुरू होती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। एक मिनिस्ट्री नई बनाई जाती है, नए वजीर आते हैं, नए मिनिस्टर होते हैं, जो खाली उनके पास एक इंचार्ज है, एक डिपार्टमेंट है, पोर्टफोलियो है ट्राइबल अफेयर्स का, कि वो ये देखें कि देश भर में जितने ट्राइबल्स हमारे ग्रुप्स हैं, क्या उनका विकास हो रहा है कि नहीं, उनका वेलफेयर हो रहा है कि नहीं, उनका सारा डेवलपमेंट हो पा रहा है कि नहीं उन तक। और पूरा एक मिनिस्ट्री के पास पूरा शार्प फोकस पकड़ा दिया गया कि अब आपका ये काम है, ये इस पे ध्यान रखना, इन चीजों पे। ठीक है, फिर क्या होता है, यहां पे ये जरूरत पड़ गई कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, ये सारी जितनी गतिविधि हो रही है, जितनी पॉलिसी आ रही है, सब कुछ हो रही है, ये चेक करे कि क्या ये सब अच्छे से कोऑर्डिनेट हो रहा है कि नहीं स्टेट्स के बीच में। जो हमारी पॉलिसी बन रही है ऊपर से तो बड़ी अच्छी बन रही है, ठीक है, जहां से बन रही है, पर ग्राउंड लेवल तक पहुंचते पहुंचते तक क्या उन एसटीज का एम्पावरमेंट हो पा रहा है कि नहीं, क्या उनका डेवलपमेंट, उनका वेलफेयर उन तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। जो ऊपर से 1 रुपया खर्च कर रहे हैं, ऐसा ना हो जो राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम ऊपर से पैसा खर्च करते हैं 1 रुपया और नीचे पहुंचते पहुंचते तक वो 5 पैसे बन पाता है, 5 पैसे ही खर्च हो पाता है, बीच में ही खत्म हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि देश की एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी, कौन सी प्रॉब्लम है ये, ठीक है, आपको पता होगा। नाउ ये नेसेसरी था कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये काम करना शुरू कर दे कि वो करे कोऑर्डिनेट सारी एक्टिविटी, सारी गतिविधि, सारे जितने भी एसटीज के अराउंड है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिवली फीजिबल नहीं था फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के लिए, जो ऑलरेडी पहले से मिनिस्ट्री थी। उनके लिए ये जिम्मेदारी एडिशनल प्रभार था, उनके ऊपर एडिशनल चार्ज था। हमने कहा हम एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना रहे हैं, ये मिनिस्ट्री के ऊपर पावर रहेगी, आप काम शुरू करो। ठीक है, इन्होंने करना शुरू भी किया। नाउ 2003 में जब 89th CAA आता है, तब हमने बोला कि हम एक सेपरेट NCST चाह रहे हैं, हम एक सेपरेट एक आयोग चाह रहे हैं फॉर अनुसूचित जनजातियां। ठीक है, और हमने बाइफरकेट कर दिया जो एग्जिस्टिंग उस समय तक NC SC ST था, हमने कहा NC SC अलग, NC ST अलग। ठीक है, यहां पे 338 के आगे एक नया आर्टिकल आ गया 338A, ठीक बात है। अब इसी की वजह से NC ST एक रूप में सामने आना शुरू हुआ। जैसे जैसे NC SC आया वैसे वैसे NC ST भी आया। जैसे 73rd 74th अमेंडमेंट बिल्कुल पीछे पीछे गए थे, एक साथ गए थे, पंचायती राज और हमारा जो होते हैं ये जो अर्बन लोकल बॉडीज, तो ये दोनों साथ साथ आए थे। ऐसे ही इस अमेंडमेंट की वजह से 2 आर्टिकल नए नए शुरू हो गए, अपना अपना काम करना शुरू कर दिया।
इसके बाद 338 बी भी आता है, पर ये एनसीएसटी से रिलेटेड नहीं है। ये एक नए आयोग से रिलेटेड है जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर नाम पता है तो बताना ये किसके लिए रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। ठीक है, फिर ये अपना बना कमीशन में वही सेम तरीके से जैसे एनसीएससी था, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अलग मेंबर्स। अब राष्ट्रपति जी ही अपने वारंट से उनको अपॉइंट करते हैं, बाय ए वारंट अंडर हिज और हर हैंड एंड सील। ठीक बात है। अब इनका जो कार्यकाल होगा, जो इनका सर्विस कंडीशन होगी, सब कुछ होगा, जितने भाई ये कब तक रह सकते हैं, तो ये डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली। ये एनसीएसटी आएगा यहां पे। ओके, ठीक है। अब जो इनका टेन्योर होता है जनरली ये होता है 3 साल का, 3 साल का, और दे आर नॉट एलिजिबल फॉर मोर देन 2 टर्म्स, यानी कि ये एलिजिबल हैं ओनली फॉर अ सेकेंड टर्म। ये खाली एक बार और दोबारा अपॉइंट होंगे, उसके बाद नहीं होंगे। ये जितने मेंबर्स हैं सबके सब, चेयरपर्सन इंक्लूडेड, एलिजिबल फॉर ओनली सेकेंड टर्म। ठीक है, होने दो। फिर जब सेकेंड टर्म हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि अब हमें कोई और चाहिए, नया चाहिए। तो स्ट्रक्चर यही है, एक ऑनरेबल चेयरपर्सन है, उनके नीचे वाइस चेयरपर्सन है और उनके नीचे 3 और मेंबर्स हैं। ये एक कमीशन है, ये एक आयोग हो गया, ऐसे कुल मिला के 1 2 3 4 5 लोगों का। अब ये 5 लोगों का जो आयोग है ये तय करेगा कि देश में कि देश में एसटीज के लिए क्या क्या प्रॉब्लमों के लिए क्या क्या सोल्यूशन आ सकते हैं। ये अपनी रिपोर्टें देते हैं, वही रिपोर्ट फिर जाती है राष्ट्रपति जी के पास भी। अभी आगे पढ़ते हैं वो कैसे जा रही है। ठीक है, फिर हम आगे गए, हमने कहा हाँ बताओ कमीशन कैसे कैसे हुए। तो जब 2004 से ही जब ये कमीशन बने हैं, नेशनल कमीशन जब बने, जब कॉन्स्टिट्यूशनल जब पावर आ गई इनके पास, तब से हमने देखा है कि फर्स्ट कमीशन, सेकंड कमीशन, थर्ड कमीशन, फोर्थ कमीशन। ठीक है, अभी के जो एनसीएसटी के जो चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला कि मतलब ऐसा ऑपोजिशन पार्टी का कहना है कि उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो रहा था, सेंटर के साथ बहुत ज़्यादा उनके इश्यूज हो रहे थे, डिफरेंसेस बन रहे थे, तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। रेजिग्नेशन क्यों दिया? क्योंकि सेंटर ने जो फॉरेस्ट लॉज को डाइल्यूट किया था, तो एनसीएसटी के चेयरपर्सन ने कहा कि आई डोंट अप्रूव ऑफ दिस एंड आई रिजाइन। ठीक है, तो अभी के जो अभी हिमाचल से जो एमएलए आते हैं श्री रवि ठाकुर जी, ये इस समय इंचार्ज हैं इस एनसीएसटी के। ठीक है, तो लास्ट चेयरमैन थे हमारे हर्ष चौहान जी, इस समय अभी कोई एक्टिंग चेयरपर्सन ही है खाली, और परमानेंट चेयरपर्सन नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ? काम शुरू हो गए, सारे मैटर को इन्वेस्टिगेट करना, सारी इंक्वायरी को देखना, कोई भी मैटर जो आ रहा है रिलेटिंग टू द, जितने सारे इनके लिए सेफगार्ड हैं एसटीज के लिए, जितने ज्यादा लीगल फ्रेमवर्क है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं इनके लिए। ठीक बात है, ये देखना है। यहां पे ऐसी अगर कोई कंप्लेंट आई है, कोई अगर एसटी समुदाय के किसी व्यक्ति ने कोई कंप्लेंट करी है कि मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, जो भी हुआ है, तो उस कंप्लेंट को सुनना, उस कंप्लेंट की इंक्वायरी करना, सारी उसकी छानबीन करना, क्या हुआ है। यहाँ पे ये हिस्सा लेते हैं, भागीदारी देते हैं और एडवाइस भी देते हैं जब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है, तो पूरी पॉलिसी फॉर्मेशन में इनका योगदान होता है। एंड टू इवेल्युएट द प्रोग्रेस, जहां जहां पे डेवलपमेंट हुई है, चाहे यूनियन में हो चाहे स्टेट में हो, हर जगह ये बताएंगे। एंड दे प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट एनुअली एंड एट सच अदर टाइम्स एज इट मे डीम फिट। एनसीएसटी आयोग अपनी रिपोर्ट देता है कि हमने अपनी रिपोर्ट बना ली है और हमने ये पढ़ लिया है कि क्या क्या सेफगार्ड की आपकी वर्किंग कैसी कैसी चल रही है। ठीक है, एंड दे मेक रिकमेंडेशंस एज टू द मेजर्स जो और लेने चाहिए यूनियन को या स्टेट को फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज सेफगार्ड्स। जो सेफगार्ड लगे हुए हैं, सेफगार्ड क्या होते हैं? सेफगार्ड होते हैं कानूनी सेफगार्ड, यानी कि ऐसे कोई अगर कानून के कोई एक्ट है, कोई लॉ है, क्या वो प्रॉपर सेफगार्ड है कि नहीं एसटीज के लिए, एसटीज के लिए, तो अपने दोनों आयोग उस पर रिपोर्ट देंगे कि इसको आप और स्ट्रेंथन करो, इसको आप और अच्छे से मजबूत बनाओ, और ज्यादा इसमें जैसे कहते हैं स्ट्रिक्टर पनिशमेंट लेके आओ, तो ये यहां पे बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर कोई और फंक्शन, such other function in relation to the protection, welfare and development and also the advancement of the STs as the president may specify, जो राष्ट्रपति जी यानी कि सरकार जो इनसे कहे कि प्लीज आप एक नया मैटर आया है, आप इस पे और सुनवाई करिए। अभी उड़ीसा में एक ट्राइबल कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि उड़ीसा में माइनिंग राइट्स दिए गए हैं एक कंपनी एक्स को, किसी को। ठीक है, एक्स माने ट्विटर नहीं है, तो किसी कंपनी को राइट्स दिए गए, कोई कंपनी एक्स है। तो अब क्या हो रहा है कि वो ट्राइबल कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है कि हमको डिस्प्लेस किया जा रहा है, हमारे जंगलों से हमको हटाया जा रहा है,
और ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी कहीं ना कहीं एंगल से पूछ सकता है कि भाई ये ट्राइबल कम्युनिटी कहां पर है, बताओ। मैं लो, पता ही नहीं था, आई न्यूज चुपचाप चली गई पीछे पीछे। ये ही न्यूज मैटर करेगी एग्जाम में, ठीक है। वो मुझे अगर आपको पता हो, अगर उसका नाम तो बताना जरूर, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी का। नाउ कुछ ऐसे नए फंक्शन जो करे गए, डिटरमाइन करे गए। राष्ट्रपति जी ने कुछ और फंक्शन बना के दिए यार। भाई राष्ट्रपति जी माने यहाँ पे हमारी यूनियन गवर्नमेंट, तो इन्होंने बोला है कि आप ऐसे अदर फंक्शन भी निभाएंगे और देश में जनहित में आप इनके प्रोटेक्शन, वेलफेयर, डेवलपमेंट के लिए, एडवांसमेंट के लिए आपके पास हम कुछ और फंक्शन दे रहे हैं। ये तो एनसीएससी वाले कॉमन फंक्शन थे जो अभी तक हमने अभी इस पे पढ़े, पिछले पेज पे। नाउ अब आ रहे हैं कि ऐसे हमें अगर कुछ और ओनरशिप राइट देनी है। ओनरशिप राइट किस चीज पे? लैंड पे, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, कि अगर कोई जंगली या हिली एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे जनजातियों के लिए क्या उनके पास अपने कोई ओनरशिप राइट है कि नहीं उस लैंड पे, क्योंकि वो उस लैंड पे रह रहे हैं पिछले 200 सालों से, 300, 400, 500 सालों से। और हो सकता है ट्राइब के पास अपना रिकॉर्ड हो, अपना उनके पास ये तक मेंशन करने का दावा हो कि भाई हम यहाँ रह रहे थे पिछले 1500 सालों से। लो, दावा है, हम दावा कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ वजूद तो नहीं है पर लेकिन रिकॉर्ड है, हमारे यहाँ पे पुश्तैनी, हमारे यहाँ पे सारी चीजें थी। तो क्या अगर ऐसा कोई केस है, क्या उनका कोई स्वामित्व बनता है कि नहीं उस लैंड पे, उस जगह पे? और जंगल से पैदा होने वाला जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जैसे बांस हुआ, जैसे लकड़ी हुई, फल फूल कंद मूल, ये सारी चीजों पे क्या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे उनका हक है कि नहीं? माइनर बोला है, मेजर नहीं बोला है। मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या हुआ? कोई जमीन के नीचे से मिनरल आ रहा है, बॉक्साइट आ रहा है, क्या बॉक्साइट पे कोई ट्राइब अपना क्लेम कर सकती है? नो, ऐसे नहीं, ठीक है। अब टू सेफगार्ड राइट्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी ओवर ये जो इनके मिनरल रिसोर्सेज हैं, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, एज पर लॉ। आंसर यहां पर है, सारा कीवर्ड यहां पर है, एज पर लॉ। लॉ के अनुसार अगर लॉ कहता है कि ये सरकार की संपत्ति है, ये बॉक्साइट जरूरी है, ये लिथियम जरूरी है, या ये यहां पे जो है ब्रॉन्ज निकल रहा है ये जरूरी है, जो भी अगर मिनरल निकल रहा है, अगर वो इंपॉर्टेंट है फॉर इंडस्ट्रियल यूज, वो इंपॉर्टेंट है फॉर पब्लिक यूज, देन सरकार कैन से कि भाई हमें यहाँ पे खनन करने दो, ये जरूरी है, ये देश हित के लिए ज्यादा बड़ी बात है। ग्रेटर गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ये आपको एथिक्स में ये वर्ड हमेशा याद रहना चाहिए। मैं इसको लिख भी देता हूं कहीं ना कहीं, ये आपको कहीं ना कहीं तो मेंशन करना ही पड़ेगा। ग्रेटर गुड, कि आपको ज्यादा भलाई की ज्यादा सोचनी पड़ेगी। ग्रेटर गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। जैसे कई बार इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि एक ट्रेन जा रही है और आप देख रहे हो ट्रेन को, और उसके बाद आप ट्रेन को जाते हुए देख रहे हो सामने पटरी पे एक व्यक्ति लेटा हुआ है, और एक दूसरी तरफ अगर आप ट्रेन को मोड़ दोगे तो वहां पे 4 व्यक्ति लेटे हुए हैं, तो आप क्या करोगे? ऐसे वाले आंसर होते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं कि हम ग्रेटर गुड कौन सा है फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। और एक क्वेश्चन ये मेरे से पूछा, फिर इसके बाद उन्होंने इस क्वेश्चन को और ट्विस्ट किया। कैसे पता है? उन्होंने फिर से पूछा कि एक क्वेश्चन तो यही होता है कि ठीक है, ट्रेन जा रही है, सामने पटरी पे एक व्यक्ति है, दूसरी पटरी पे 4 व्यक्ति हैं, अब आप ट्रेन को किस तरफ मोड़ोगे? आंसर जेन्युइन है, हमें पता है क्या आंसर है। अब एक उन्होंने कहा, फिर ये इन्होंने पैनलिस्ट ने, कि अब सिचुएशन कुछ और है। अब एक तरफ ही पटरी है खाली, ट्रेन के सामने 4 लोग हैं, आप एक पुल पे खड़े हो, और हाइपोथेटिकली मान लो आपके साथ एक व्यक्ति और है। अगर आप उस व्यक्ति को गिरा देते हो धक्का देके, तो वो ट्रेन रुक जाएगी पहले ही, और वो 4 व्यक्ति बच जाएंगे। अब ऐसे केस में आपका आंसर क्या होगा? क्या आप उस व्यक्ति को धक्का दोगे? तो ये क्वेश्चन होते हैं, एथिक्स के लिए क्वेश्चन होते हैं ये सारे क्वेश्चन। अगर किसी को लग रहा है आंसर देने लायक है तो आंसर बताना जरूर। कि पहले केस में तो आप बस खड़े खड़े देख रहे हो और आप खाली लीवर घुमा दोगे तो ट्रेन एक तरफ घूम जाएगी या ट्रेन एक तरफ रहेगी, जो भी। पर दूसरे केस में जब आपको एक व्यक्ति को खुद धक्का देना है, तब वहां पे आप क्या करोगे? आंसर, सो टू प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ ट्राइबल पीपल, कि इनको इनकी लैंड से एलियनेट नहीं करना है। जो इनकी जमीन है, जो इनकी जड़ है, जिसे कहते हैं जमीन है, अब इसको यहां से हटाना नहीं है, इनको यहां से हटाना नहीं है। एंड टू इफेक्टिवली रिहेबिलिटेट देम, अगर इनको हटाया गया है तो इनको इफेक्टिवली रिहेबिलिटेट करो, सही जगह रखो, दूसरी जगह रखो जहां पे इनका रहन सहन, इनका परिवेश सलामत रहे, सब कुछ रहे। एंड अगर एलियनेशन हुआ है तो उस केस में इनका जो रिहैब हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड टू एलिसिट, मतलब टू मेक
टू प्रोड्यूस, टू यील्ड, टू गेट मैक्सिमम कोऑपरेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल, ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज फॉर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड ऑल्सो आवर सोशल एफोरेस्टेशन। क्योंकि पेड़ लगाने भी हैं, हमारी ढाल बनते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर में जब हम पढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करने वाले टाइगर मैन ऑफ इंडिया, उनका नाम बताना। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फॉरेस्ट के ट्राइबल पीपल को अपना पहली ढाल बनाई थी। अगर हमें टाइगर को बचाना है, अगर हमें पोचिंग के खिलाफ आवाज उठानी है, तो जंगल में रहने वाले जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो हमारी पहली ढाल बनेंगे पोचर्स के खिलाफ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आगाह करेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन डिपार्टमेंट आएगा, आईएफओएस जो होते हैं, कई लोग आईएफओएस बनेंगे। तो आपका काम होगा कि आप लोग जंगलों में जाके अपने जनजातीय लोगों से बात करो, उनको भी ट्रेन करो कि अगर कोई पोचर आ रहा है तो आप सीटी बजाओ, हल्ला करो, जो करना है करो और हमको इत्तला करो, हमको सूचित करो। और काजीरंगा में तो हम देखते हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर राइनो के का कोई पोचर वहां आया, वहां जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं वो नहीं सुनते हैं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, इसी ZTP की वजह से काजीरंगा में अब जीरो राइनो पोचिंग होती है। जीरो राइनो पोचिंग, ये बहुत बड़ी बात है कि अब जो हमारा एक सींग वाला गैंडा है, वो जो यूनिहॉर्न, वो अब सलामत है, वो अब सेफ है। क्योंकि चाइना में उस सींग से क्या क्या दवाइयां बनती हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। ये जो होती है इनकी, जो इनकी चाइना की जो मेडिसिन है, जिसको अभी WHO ने प्रमाणित भी कर दिया कि हाँ ये सही है, उनकी मेडिसिन को वो लोग बोलते हैं TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ये ओके है, जिसमें एनिमल्स का प्रोडक्ट्स यूज होता है, किसी की खाल, किसी का नाखून, किसी का सींग, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो इस TCM को WHO ने पता नहीं कैसे प्रमाणित किया कि हाँ ठीक है। अब इस TCM को प्रमाणित करने की वजह से कई जगह पूरे विश्व में पोचिंग होती है, स्मगलिंग होती है, चाइना भेजे जाते हैं एनिमल्स, फिर उनके साथ जो होता है वो हम देखते ही हैं। नाउ टू एंश्योर फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ पंचायत पीसा एक्ट, जो पीसा एक्ट है पंचायती राज के लिए, हमने एक नया एक्ट बनाया था, जिसकी वजह से पीसा वाला जो हमारे पंचायती राज के जो भाई जितने सारे क्लॉजेस थे, जितना सारा अफेक्ट था, जो कई शेड्यूल्ड एरिया में नहीं लग पाता था, वो इसके माध्यम से लग पाए उन एरियाज में जो शेड्यूल्ड एरियाज है। ठीक है, ये हो गया। फिर हम आगे गए, हमने कहा और बताओ, कुछ और बचाओ। नाउ भाई ये जब राष्ट्रपति जी ने बोला कि हम नए आपके लिए रूल बना रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि एक लास्ट फंक्शन और है आपके लिए नया, मेजर्स टू बी टेकन टू रिड्यूस एंड अल्टीमेटली एलिमिनेट द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो झूम खेती कहते हैं कहीं कहीं पे, कि आज यहां खेती कर रहे हैं, फिर उस फसल को हटा के कहीं और चले गए, दूसरी जगह पे चले गए, वहां खेती करनी शुरू कर दी, दोनों जगह की फसल, भाई दोनों जगह की जमीन खराब करी या जो भी किया। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, सॉइल खारी हो रही थी, और लोगों का अपने पास कुछ भी पावर नहीं थी, डिस एम्पावरमेंट हो रहा था। जब आप एक जमीन पे हो, एक जगह पे हो, तो आप पावर होल्ड करते हो, तो आप एक्चुअली में पावर आपके पास है कि हाँ आप इस जमीन के मालिक हो, आप इस जगह के मालिक हो, पर आप इधर उधर जा जाके खेती कर रहे हो, आप कहाँ के हो, कहीं के भी नहीं हो। तो अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रहा है बाय ट्राइबल कम्युनिटीज, दैट मीन्स दे आर गेटिंग डिसपावर्ड, दे आर गेटिंग लोअर, कि अब उनके पास वो एलिमेंट भी नहीं है जब वो बोल सके कि हाँ ये जमीन हमारी थी। कहाँ थी आप? तो कल तो वहां थे, आज यहाँ हो, तो कैसे माने हम? एंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड एनवायरनमेंट, ये भी रोकना है। तो ये सारा सब कुछ रोकना है, ठीक है। पीसा एक्ट हमको लगवाना है, पीसा एक्ट जिसकी बदौलत शेड्यूल्ड एरिया में हमारे पंचायती राज के अफेक्ट पहुंच पाए, अच्छे वेलफेयर बेनिफिट्स पहुंच पाए। तो ये ऐसे नए पॉइंट थे जो राष्ट्रपति जी ने 2005 में बोला कि हम आपको दे रहे हैं, नए फंक्शन दे रहे हैं NCST को, इस पर भी आप काम करना शुरू कीजिए। ठीक है, हम आगे गए, हमने कहा और बताओ, रिपोर्टें आ रही हैं? हाँ आई, रिपोर्ट आई NCST की, दे दी गई राष्ट्रपति जी को। कब? या तो साल में एक बार दो, आप एनुअली तो देनी ही देनी है, या ऐसे किसी और समय पे जहां आप सोचते हो कि हाँ नाउ यू सीम इट फिट। जब NCST ने सोचा कि हमने 3 राज्यों की जरा गणना करी है, इस पे पूरी मंथन हुआ है, आज हम लेके आए रिपोर्ट, जरा इन 3 राज्यों की जरा राष्ट्रपति जी प्लीज जरा पढ़िएगा रिपोर्ट। साल खत्म होने से पहले ले आए एक रिपोर्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस, ले आए राष्ट्रपति जी, इसको टेबल करते हैं पार्लियामेंट में सारी की सारी रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट के साथ फिर एक मेमोरेंडम जाता है। मेमोरेंडम में क्या होता है कि जो इन्होंने अगर कोई रिकमेंडेशन दिया था राष्ट्रपति जी की सरकार को, और सरकार ने माना या नहीं माना या उस पर क्या एक्शन लिया, उसका पूरा ब्यौरा। फिर पार्लियामेंट में MP सवाल पूछेंगे कि हाँ भाई क्यों नहीं लिया गया, अगर कोई नॉन एक्सेप्टेंस हुई है, अगर इनकी किसी रिकमेंडेशन की आपने नागवारी करी है तो क्यों करी है बताइए। सेम केस में अगर
राज्य सरकारों के लिए अगर ये कोई रिपोर्ट बनाते हैं देन और इनको देते हैं तो राष्ट्रपति जी अपने जो गवर्नर होते हैं, जो सेंटर का एजेंट होता है स्टेट में, उनको रिपोर्ट पहुंचवा देते हैं टू द स्टेट गवर्नर। फिर गवर्नर इस रिपोर्ट को प्लेस करते हैं उस स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट लेजिस्लेचर में, विधानसभा में। फिर वहां पूछा जाएगा सेम क्वेश्चन कि जब इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था क्यों नहीं माना आपने, क्या वजह थी, क्या रह गया। फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट लाओ, क्या क्या हुआ था कमीशन की रिकमेंडेशन पे, ये सब बताया जाएगा। ठीक है, ये हुआ। फिर हम आगे गए, हमने कहा पावर्स भी आई हैं। पावर्स ऑलमोस्ट सेम है जो एनसीएससी के लिए थी, कि ये किसी भी मैटर को जब सुनते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, छानबीन करते हैं, तब इनके पास सारी पावर होती है जो एक सिविल कोर्ट की होती है। अच्छा ठीक है, तो ये कैसी पावर होती है? जो कोर्ट कैसी पावर करता है? विटनेस को बुलाना, एविडेंस मंगवाना, डॉक्यूमेंट मंगवाना, हर किसी की हाजिरी समन करवा के बुलाना, तो वही समनिंग करना, एनफोर्सिंग करना अटेंडेंस की ऑफ एनी पर्सन। अगर कोई मैटर से रिलेटेड है, अगर एनसीएसटी के किसी मैटर से कोई रिलेट हो रहा है कोई पर्सन, देश में किसी भी इंडिया किसी पार्ट में हो, आओ बेटा आओ बात करें जरा क्या हुआ था। नाउ रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। डिस्कवरी, वही डिस्कवरी प्रोसेस होती है। डिस्कवरी कोई एक्शन नहीं, मतलब ये वो नहीं है कोई, जिसे कहते हैं इंग्लिश का ऐसा कुछ टर्म नहीं है जो मेटाफोरिकल है। डिस्कवरी एक प्रैक्टिकल एक एक्शन है जब लीगल कोर्स में लिया जाता है किसी भी केस में। केस के दौरान एक टाइम होता है जब डिस्कवरी का टाइम होता है। डिस्कवरी के टाइम पे सारी चीजें डिस्कवर करवाई जाती हैं। अगर दो पार्टियों के अगेंस्ट केस चल रहा है तो दोनों पार्टियां एक दूसरे अपने अपने वकील के थ्रू कोर्ट से कहती हैं कि हम डिस्कवरी के मोड में हैं इस समय, सामने वाली खिलाफ पार्टी से बोलो कि सारे डॉक्यूमेंट निकाल के लेके आए, हम डिस्कवर करेंगे कुछ ना कुछ छानबीन। तो कोर्ट ऑर्डर देगी कि हाँ डिस्कवर करवाओ, सारे एविडेंस दिलवाओ, और आप भी दोगे इनको एविडेंस सारे अपने। ठीक है, तो वो सब होता है। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, किसी ने कोई शपथ पत्र दिया है, लिख के दे दिया एफिडेविट पे कि हाँ साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो पहले प्रूव करो कि नहीं किया। वो सब करना कि एफिडेविट को क्लेम करने वाले अपने एविडेंस लेके आओ। नाउ रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, किसी भी कोर्ट से किसी भी ऑफिस से इन्होंने बुलवा लिया सामान, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी बुक, कोई दस्तावेज, कोई भी कुछ भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी चीज। नाउ इशूइंग समन्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स, कि अगर कोई चश्मदीद है, अगर कोई डॉक्यूमेंट है, सीसीटीवी फुटेज है, कुछ भी है, उसको बुलाना, उसको समन करवाना कि अब आप आइए और जवाब दीजिए कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं आपके एरिया में। ठीक है, ऐसा कोई और मैटर जो राष्ट्रपति जी इनसे कह दे, राष्ट्रपति जी माने सरकार इनसे कह दे कि प्लीज इस पे भी जरा आप सुनवाई करना, ऐसा कुछ हुआ है क्या। फिर यहां पे ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आर रिक्वायर्ड, दोनों से पूछा जाना चाहिए, मतलब इनसे पूछा जाना चाहिए अगर कोई भी हम नई नीति लेके आ रहे हैं ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग द एसटीज, कि हम अगर कोई ऐसा नया फॉरेस्ट लॉ में अगर डाइल्यूट कर रहे हैं, अगर कोई हम नया कोई माइनिंग कोई एक्ट में अगर कुछ बदलाव जा रहे हैं, तो उससे एसटीज का कोई घाटा ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स दे आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कमीशन। इनसे बात करें और इनसे बात करके इनकी जो भी रिकमेंडेशन हो उसको दरकिनार ना करें, उसको ध्यान में रखें। जैसे आज ही हुआ है, पार्लियामेंट की कमिटी ने एक रिपोर्ट दी है कि जो आपने आईपीसी और सीआरपीसी और जो इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलने के लिए, को रिप्लेस करने के लिए आपने जो 3 नए एक्ट लाए हैं, इन 3 एक्ट्स में हम कुछ कुछ आपको चेंजेस बताना चाह रहे हैं। फिर सेंटर ने आज उन 3 बिल्स को वापस ले लिया है कि ठीक है अभी हमें इन सारे चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर लें, फिर इनको दोबारा से पेश करेंगे। तो ये हुआ है। नाउ विद दैट हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। अगले चैप्टर में हम चलेंगे एनसीबीसी में। अब यहां पे एक क्वेश्चन जो आ रहा है वो यहां है, अभी आया था 2 साल पहले, ये रहा। नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, जो है नोडल एजेंसी टू एंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट, ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट। ठीक है, तो अगर फॉरेस्ट वर्ड है, पहला लग रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट होना चाहिए। क्या हो सकता है? नो, नहीं हो सकता है। उसके लिए दूसरी मिनिस्ट्री है, जो फॉरेस्ट एक्ट के लिए है वो दूसरी मिनिस्ट्री है। अब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, ये क्या हो सकती है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? दोनों तीनों जो ऑप्शंस हैं बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लग रहा है कि आंसर हो सकता है, पर नो, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो इस एक्ट के सारे इंप्लीमेंटेशन देखती है कि सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, तो फॉरेस्ट राइट इनको दिए जा रहे हैं, तो जिनको दिए जा रहे हैं वो हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और ये इंप्लीमेंट हो पा रहा है कि नहीं ये देखती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो विद दैट हमारा ये चैप्टर यहां फिनिश हो रहा है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन
You keep studying, stay safe, good luck.